नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं इंदु सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां हम कृषि संबंधी तमाम विषय लेकर आते हैं और साथ ही विषयों पर हम चर्चा करते हैं और आपके सवाल भी कार्यक्रम में शामिल करते हैं। आज किस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और साथ ही आपके सवाल लेंगे, आइए नजर डालते हैं आज के विषय पर। पहला विषय प्राकृतिक खेती और इसके बाद हम बात करेंगे फल और सब्जियों के मूल्य संवर्धन पर, यानी फल और सब्जियों का मूल्य संवर्धन किस प्रकार किया जाए, इसके क्या लाभ हैं, क्या विधि है, इस पर हम साथ ही चर्चा करेंगे और आपके सवाल भी लेंगे। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है, किसी आशंका को आप दूर करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती और साथ ही फलों और सब्जियों में कैसे मूल्य संवर्धन किया जाए। प्राकृतिक खेती की बात करें तो अपने आप में ये शब्द बताता है कि ये दरअसल प्रकृति से जुड़कर की जाने वाली खेती है जिसमें रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और इसीलिए इसे प्राकृतिक खेती भी कहा जाता है कि जो संसाधन आपके खेत में है, आपके घर में, आपके गांव में है, उन्हें आप इस खेती में इस्तेमाल करें और बाहर से इसमें कोई भी चीज़ का इस्तेमाल ना किया जाए, रसायनों से बिल्कुल इसे दूर रखा जाए। तो किस तरीके से प्राकृतिक खेती हमारे आज के समय की मांग है और पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्यों इसकी आज जरूरत महसूस हो रही है, इन तमाम सवालों के जवाब भी हम जानेंगे। और इसके अलावा फलों और सब्जियों में मूल्य संवर्धन क्यों महत्वपूर्ण है, इससे कैसे हमारे किसानों को लाभ हो सकता है, उनकी आय में वृद्धि हो सकती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दो मेहमान है हमारे साथ कार्यक्रम में, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर BS तोमर है। डॉक्टर तोमर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप संयुक्त निदेशक प्रसार है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में, और आपसे हम प्राकृतिक खेती के बारे में समझेंगे। हमारी दूसरी मेहमान है डॉक्टर जूली डोगरा, जो कि हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हैं। आप प्रोफेसर हैं शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू से। डॉक्टर डोगरा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जूली डोगरा हमें फलों और सब्जियों के बारे में बताएंगे, किस तरीके से उनमें मूल्य संवर्धन किया जा सकता है। तो दोनों ही विषयों के बारे में हमने आपको बता दिया और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर तोमर, सबसे पहले प्राकृतिक खेती की बात करें। सबसे पहले तो इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, प्राकृतिक खेती के मायने क्या हैं? देखिए, प्राकृतिक खेती आज के वर्तमान विकास के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन के सामने आया है और भारत सरकार की प्राथमिकता का केंद्र है कि हमारे देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए और प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो हमें लाभ मिलने वाले हैं उसमें हमारा मृदा का स्वास्थ्य, मृदा के पानी का स्वास्थ्य और हमारे वातावरण का स्वास्थ्य और अंत्योतगत्वा इसका प्रभाव जीवों पर, मनुष्यों पर या और जो सूक्ष्म जीवी हैं मृदा के अंदर रहने वाले या उससे उत्पादित उत्पादों का उपभोग करने वाले, चाहे चारे के रूप में, दाने के रूप में पशुओं का आहार में सम्मिलित किया जाना, इन सब की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण चिंतन है। ये प्राकृतिक खेती इन सब का उत्तर देती है कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम अपने मृदा को स्वस्थ रख सकते हैं, मृदा के जो जीव हैं, सूक्ष्म जीवी हैं, उनको बनाए रख सकते हैं, उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि कर सकते हैं। जो हमारे किसान के मित्र हैं, जैसे केचुए के बारे में कहा जाता है किसान का मित्र होता है केचुआ, जी सर, उसी प्रकार से वातावरण का जो कारण है उसमें हम रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशकों का या खरपतवारनाशियों का या रासायनिक उर्वरकों का, उनका कृषि में बहुत योगदान रहा है, उसको नकारा नहीं जा सकता और उसका दुष्प्रभाव भी हुआ है। हमारी मृदा का स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है, मृदा के सूक्ष्म जीवों का प्रभाव, संख्या में कमी आई है और इसके अतिरिक्त वातावरण, जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं अधिक मात्रा में तो उनका कहीं ना कहीं विघटन होने के बाद या तो वातावरण में जाते हैं या मृदा में जाते हैं या पानी के साथ मिलते हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये सारी हमारी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का उत्तर देता है हमारा जो सोच है, सरकार की जो सोच है वो बहुत बड़ी सोच है और आगे आने वाले समय में ये
सोच एक बहुत बड़ा रूप लेगी। बिल्कुल और इसको हम हमारे बिल्कुल, किसान और ये सोच अपनाएंगे। जो है इसका बीज बोया जा चुका है प्राकृतिक खेती के तौर पर, और प्राकृतिक खेती अपने आप में बहुत ही बड़ा विषय है। तो किस तरीके से हमारे किसान प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसानों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि जब आप फसल लेते हैं तो उसे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, कीट और बीमारियों का भी खतरा रहता है, खरपतवार भी आते हैं। तो प्राकृतिक खेती जब हम करते हैं, जब हमें किसी भी रसायन का इस्तेमाल नहीं करना, तो कैसे कीट बीमारियों का प्रबंधन करें, पोषक तत्व की कैसे पूर्ति करें, इन सभी सवालों के जवाब देते देखिए हमारी रिपोर्ट। रासायनिक खेती और उसके दुष्प्रभावों से हम सभी वाकिफ हैं। खेती में ज्यादा मुनाफे के लिए किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रासायनिक खेती के दूरगामी परिणाम को देखते हुए अब किसान वापस उसी राह पर चलना चाहते हैं जो प्रकृति में जाकर मिलती है, क्योंकि रसायन के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में लगातार कमी होने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब भूमि बंजर हो जाती है और इस तरह से तैयार होने वाली फसलें हमारे शरीर में कई तरह की व्याधियों का कारण बनती हैं। वहीं प्राकृतिक और जैविक खेती से प्रकृति और पर्यावरण में संतुलन रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग न करके खेत में गोबर की खाद, जीवामृत, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम से पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। फसल को प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीटों, जीवाणुओं और जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीटों और बीमारियों से रक्षा की जाती है। इससे मिट्टी, पर्यावरण और हमारी सेहत सही बनी रहती है। इसीलिए सरकार अब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। ज्यादातर किसान भी इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसमें जितना जरूरी नई तकनीकों को अपनाना है, उतना ही जरूरी पशुपालन करना भी। पशुओं से जहां दूध मिलता है, वहीं इनके गोबर, गौमूत्र से प्राकृतिक खेती की खाद और जैविक कीटनाशक मिलते हैं। इस तरह से खेती के साथ पशुपालन करने से मुनाफे में इजाफा किया जा सकता है और खर्च में कमी। बिल्कुल, तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और आगे कार्यक्रम में भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्राकृतिक खेती के अलग अलग जो 4 घटक हैं वो काम करते हैं, कैसे इनके बीच में सामंजस्य बना करके हम प्राकृतिक खेती की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे विषय पर, फल और सब्जियों के मूल्य संवर्धन पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जूली हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। डॉक्टर जूली, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी जी, जैसा कि हम फल और सब्जियों की बात करें तो हमारे पोषण सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और कहा भी जाता है कि फल और सब्जियों को अपने दिन भर में जो अभी आप ग्रहण करते हैं उन्हें ज़रूर शामिल करें। आपकी थाली में अलग अलग रंग दिखाई देने चाहिए, जिसमें सब्जियों की और फलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन एक चुनौती ये भी है कि हम जानते हैं कि इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। ऐसे में जो किसान अच्छा इनकी पैदावार करते भी हैं तो उनके सामने कई तरह की चुनौतियाँ आती हैं। ऐसे में जो मूल्य संवर्धन की बात कर रहे हैं, ये क्या है, कैसे किसानों की इस समस्या का ये समाधान है? देखिए, आपने ये बात कही है कि जितने भी फल और सब्जियां हमारे पास होती हैं या किसान भाई के पास हैं, हम जो है वो रोजमर्रा को इस्तेमाल नहीं करते। तो जब किसान बेचारा उगाता है वाला उसके प्रश्न यही आता है वो कैसे इनकम को निपटाए कि उसको आमदनी भी अच्छी हो जाए, उसका पोषण संतुलन भी बना। इसके लिए भी यही सबसे ज्यादा कि किसानों को ये करना चाहिए कि अपने के इस्तेमाल की जगह जो उनके पास सब्जी, फल या सब्जियां हैं, उनको जो है एक इस ढंग से करें तो जो है मुनाफा, या तो वो चीजों को जो है बेच सकते हैं। जी जूली जी, अभी हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ व्यवधान आ रहा है बीच में, आपकी आवाज़ पूरी तरह से नहीं आ पा रही हम तक। लेकिन उससे पहले हम ये रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे।
हमारे देश में फलों और सब्जियों के उत्पादन का लगभग 30 से 40% हिस्सा सही प्रबंधन न होने के कारण खराब हो जाता है। यदि इन्हें सही समय पर प्रसंस्कृत किया जाए तो नुकसान को मुनाफे में बदला जा सकता है। इस पहल से रोजगार के नए अवसर तो बढ़ेंगे ही, साथ ही खाद्य संबंधी कमियां भी दूर की जा सकेंगी। इसीलिए किसान छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर जैम, अचार, मुरब्बा, जूस, स्क्वैश, सॉस, चटनी जैसे उत्पाद बना रहे हैं, जिनका बाजार मूल्य सब्जी और फल के वास्तविक दाम से कहीं ज्यादा होता है। ये तकनीक तब ज्यादा कारगर हो जाती है जब बम्पर फसल उत्पादन हुआ हो और बाजार में उस फसल का दाम गिर गया हो। ऐसे में कुछ उपाय अपनाकर उपज का मूल्यवर्धन किया जा सकता है। सरकार की ओर से इस क्षेत्र में 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान किया गया। भारत को एक मजबूत खाद्य अर्थव्यवस्था और विश्व की फूड फैक्ट्री बनाने के लिए सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण को मेक इन इंडिया का एक प्रमुख क्षेत्र बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने पर फोकस कर रहा है, ताकि कृषि क्षेत्र तेजी से विकास करे और किसानों की आय दोगुनी करने में सरकार की पहल सफल हो सके। इसी कड़ी में मेगा फूड पार्क योजना के तहत भारत सरकार प्रत्येक मेगा फूड पार्क परियोजना के लिए 50 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस मेगा पार्क से करीब 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सकेगा। साथ ही सरकार की ओर से मेगा फूड पार्क लगाने, कोल्ड स्टोरेज की श्रृंखला, मूल्यवर्धन अवसंरचना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना विकास व अन्य कई तरह की सुविधाएं शुरू की गई हैं। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी फल और सब्जियों के मूल्य संवर्धन पर, और आपके कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। अगर आपके कोई भी सवाल है दोनों विषय से जुड़े हुए, एक बार फिर से आपको आज के विषय के बारे में बता दें। पहला हमारा विषय है प्राकृतिक खेती और साथ ही आज हम बात कर रहे हैं फलों और सब्जियों में मूल्य संवर्धन की। तो जरूर कॉल करें। टेलीविजन स्क्रीन पर आप साथ ही साथ देख पाएंगे हमारे 2 टोल फ्री नंबर जिन पर आप कॉल कर सकते हैं, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इन नंबर्स पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचिए, विचार मत कीजिए, बस हमें फोन लगाएं और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। और चलिए प्राकृतिक खेती के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर तोमर, जैसे कि आपने शुरुआत में प्राकृतिक खेती के बारे में बताया कि जैसे रसायनों का इस्तेमाल अंधाधुंध बढ़ रहा है, ऐसे में आज के समय की जरूरत भी है प्राकृतिक खेती। लेकिन इसे मतलब सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन कई तरह की बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसे आप क्लेम कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती है वो प्राकृतिक ही रहे। तो इसके बारे में हमारे किसानों को बताएं। लेकिन उससे पहले कॉलर है, पहले उससे बात कर लेते हैं। हमारे साथ विपिन जी है जिन्होंने सागर से कॉल किया है। विपिन जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी मैम नमस्ते। मैम मेरे प्राकृतिक खेती जिससे जुड़ा हुआ सवाल है, बताएं। जी मेरा सवाल मैम ये था कि जो प्राकृतिक खेती अगर कोई व्यक्ति करना चाहे, कोई किसान, तो जो रासायनिक खेती करते हैं अगर उसके आसपास करते हैं तो कोई उससे फर्क तो नहीं पड़ता? क्योंकि बिल्कुल वो एक खेत से दूसरे बिल्कुल विपिन जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। डॉक्टर साहब, डॉक्टर तोमर जैसे इनका कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति प्राकृतिक खेती करना चाहता है अपने खेत में, लेकिन आसपास के जो खेत है वहां पर तो अभी रासायनिक खेती हो रही है, तो क्या ये सुनिश्चित किया जा सकता है? निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न है विपिन जी, ये बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है, और इस पे हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं और आपके पास पड़ोस के किसान रसायन युक्त खेती करते हैं, तो उसके बचाव करना बहुत ज़रूरी है। उसके 2 कारण मैं बताना चाहूँगा। एक तो जब वर्षा होती है और वर्षा की मात्रा जब अधिक होती है, अगर जो गैर प्राकृतिक खेती का खेत है उसका पानी आपके खेत में आता है, तो निश्चित रूप से वे आपकी प्राकृतिक खेती से होने वाले उत्पाद को प्रभावित कर सकता है, निश्चित रूप से। दूसरा, जब हम आसपास का किसान छिड़काव करता है तो उसके जो डिस्पर्सन से जो महीन पार्टिकल आते हैं, तो वो भी आपके लिए चिंता का विषय है। ये 2 विषय महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही जब आप प्राकृतिक खेती की बात करते हैं और आपके पड़ोस का किसान सही तरीके से ध्यान नहीं देता, खरपतवारों को उगने देता है, या दूसरे अवांछनीय पौधे हैं, खरपतवार के पौधे हैं जो नुकसानदायी हैं, उनको उगने देता है, उनके बीज भी निरंतर आपके खेत में हवा के द्वारा उड़ के या पानी के द्वारा बह कर के आपके खेत में आ सकते हैं। तो ये समस्या है, और इसका निदान यही है कि आप
अपने खेतों में जहाँ प्राकृतिक खेती करते हैं, अपने खेतों की बंडिंग करिए, मेड़ों को ऊंचा करिए, ताकि जो किसान प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे हैं उनका खेत का पानी अधिक वर्षा की स्थिति में आपके खेत में ना आए, उनके फसलों के अवशेष आपके खेत में न आए, हवा, तेज हवा या आंधी के कारण, या छिड़काव करते समय वो ना आए। तो आप, अगर कोई किसान आपके साथ प्राकृतिक खेती करता है, रसायन युक्त खेती करता है, तो आप अपने किनारे पे कुछ बॉर्डर फसल को लगा सकते हैं जो एक अवरोध का काम करेगी, और जब वो छिड़काव करता है तो उसका दुष्प्रभाव आपकी प्राकृतिक खेती पर नहीं पड़ना चाहिए। जी बिल्कुल। एक कॉलर है नंद स्वरूप मिश्रा हैं, जिन्होंने हमें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कॉल लगाया है। जी नंद स्वरूप जी, बताइए क्या सवाल है? नमस्ते। मैं जानना ये चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती करने के लिए जो रासायनिक का छिड़काव होता है उससे तो हमारी मिट्टी का नुकसान होता है, और जो हम लोग गलतियां करते हैं, इसमें धान की कटाई कर रहे हैं, उसके जो अवशेष होते हैं उसमें आग लगा देते हैं, उसको जला देते हैं, मिट्टी हमारी भी खराब होती है, और जो अवशेष हमारे खेतों में सड़ गड़ करके वो खाद के रूप में हमें उपयोग लेना चाहिए। तो ये जो गलतियां होती है इससे किस प्रकार से हम सावधान है। दूसरी चीज, जो हमारा फसल, जैसा छोटे किसान होते हैं उनके पास कोई ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं होती, कोई मशीनें नहीं होती, कोई स्टोर नहीं होती, तो वो फल संरक्षण किस प्रकार से कराएं? जी बिल्कुल, दोनों सवाल हैं। तो पहले तोमर सर, पहले इनका जो पहला सवाल है, और उन्होंने देखिए बहुत जागरूक किसान का परिचय दिया है कि कितने जागरूक हैं, जो कि अब हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार भी कितने इसको लेकर फोकस्ड है, और कई बैठकें भी हो रही कि जो पराली जलाने की एक समस्या होती है धान की कटाई के बाद, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए नंद स्वरूप जी, प्राकृतिक खेती को अगर हम फसलों के अवशेष के साथ जोड़ के देखें तो प्राकृतिक खेती में फसलों के अवशेषों को खेत के अंदर ही समायोजित करने की हम बात करते हैं, या उनको इकट्ठा करके उनको वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट या गोबर की खाद के साथ मिला करके, सड़ा करके उसको उर्वरक के रूप में बदलने की बात करते हैं, और उसको दोबारा पुनः खेत के अंदर इस्तेमाल करने की बात करते हैं। या दलहनी फसलें जितनी हैं, उनके पत्ते हैं, उनके अवशेष हैं, उड़द है, मूंग है, अरहर है, लोबिया है, इनके पौधों के अवशेष, उनकी पत्तियां उत्पादन के बाद जो बचती हैं उनको उसमें मिलाने की सिफारिश करते हैं, ताकि उनमें कार्बन तत्व की मात्रा में सुधार हो सके। और जहाँ तक बात है फसलों के अवशेषों को जलाने की, ये बहुत ही गैर व्यवहारिक चीज़ है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे वातावरण का प्रदूषण बढ़ता है और हमारा जो कार्बन तत्व है वो नष्ट हो जाता है, जीवांश कम होता है, और जब हम आग लगाते हैं खेत में तो जमीन के आसपास के जो सूक्ष्म जीवी हैं वो भी प्रभावित होते हैं। ये एक पहलू है जिसका बड़ा स्वरूप है। दूसरा, हमारे किसान भाई, क्योंकि जो आपने बात कही, आप छोटे किसान हैं, उनके पास साधन सीमित हैं, ऐसे में हमारे पास जो भी संसाधन हैं छोटे किसानों को उनको बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करना है, ताकि उनको कम से कम उत्पाद जो लगने वाले खेती में अवयव हैं, आदान हैं, उनको खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको हम एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग के रूप में अपनाने का प्रयास करें। जी बिल्कुल। और वही एकीकृत कृषि प्रणाली की जो हम बात कर रहे हैं सर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की, इसको भी एक सक्सेस मॉडल हम कह सकते हैं, एक अपने आप में एक मॉडल है जिसे हमारे किसान अपना सकते हैं। या फिर ये कहें कि जो पहले पुराने ज़माने में जिस तरीके से हमारे किसान खेती करते थे, पशुपालन करते थे, मुर्गी पालन, बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ एक ही जगह पर होती थी, उसे फिर से अपनाने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर छोटे किसान जिनके पास कम भूमि है, कैसे वो इससे आय बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर तोमर हमें बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा सवाल था हमारे किसान का, कि फलों और सब्जियों का कैसे मूल्य संवर्धन करें छोटे किसान जिनके पास बहुत ज्यादा साधन नहीं है, क्या करना चाहिए उन्हें, जानेंगे छोटे से ब्रेक बाद। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है।
समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात करें प्राकृतिक खेती पर और साथ ही कैसे हमारे किसान फलों और सब्जियों में मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। एक कॉलर है एम पोखरियाल जी हैं, जिन्होंने उत्तराखंड से हमें फोन लगाया है। जी पोखरियाल साहब, बताइए क्या सवाल है। पहले टेलीविजन को आप म्यूट कर दें। एक कॉलर है एम पोखरियाल जी हैं, जिन्होंने उत्तराखंड से हमें फोन लगाया है। जी पोखरियाल साहब, बताइए क्या सवाल है। पहले टेलीविजन को। हाँ, बहुत कम आवाज है। मेरे पास 18 नाली 12 मुट्ठी जमीन है। मैं उसमें प्राकृतिक खेती करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, प्राकृतिक खेती करना चाहता हूँ। जी तो जानना क्या चाहते हैं आप? हाँ जी, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल। ठीक है सर, बिल्कुल आपका सवाल हम समझ गए पोखरियाल साहब, और उत्तराखंड के किसान है सर, क्या बताना पोखरियाल जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप पौड़ी गढ़वाल में कौन कौन सी फसलों को प्राकृतिक रूप से उगा सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि आपके यहाँ जितने भी छोटे दाने वाले अनाज हैं, जिनको मोटे अनाज बोलते हैं या माइनर मिलेट्स अंग्रेजी में बोलते हैं, उनकी खेती आप कर सकते हैं। और आपके उत्तराखंड का जो राजमा है, उत्तराखंड का जो राजमा है वो पूरा देश पसंद करता है। उसको आप प्राकृतिक तरीके से उगा सकते हैं। आप बहुत सारी सब्जी फसलों को प्राकृतिक रूप से उगा सकते हैं, जैसे मूली है, पत्ता गोभी है, गांठ गोभी है, गाजर है, ऑरेंज कलर की जो यूरोपियन कैरेट हैं। आपके पास तो बहुत सारी ऑप्शन हैं अगर आपकी इच्छा शक्ति है। सर, और पहाड़ों में तो प्राकृतिक खेती करना वैसे भी उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पहले ही जो रसायनों की उतनी भरमार, उतनी ज्यादा कह सकते हैं कि ये भी एक पहलू है कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर अभी तक आदानों की आपूर्ति उतनी अधिक मात्रा में उपलब्धता भी नहीं होती है कि किसान उसको बहुत प्रचुरता में इस्तेमाल करें। और पहाड़ों की और अपनी खेती की विशेषताएं हैं कि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, कंटूर की खेती होती है जिनको हम सीढ़ी नुमा खेत बोलते हैं, और वहाँ पशुपालन भी है, और उनके पास आच्छादन के लिए वन क्षेत्र भी हैं, उनके पास पौधे भी हैं, पौधों के अवशेष, पत्ते, उनको खाद बनाने की इनके पास उपलब्धता है। तो इनको समेकित तरीके से और जल धारण करने की भी व्यवस्था कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। उस पानी को जो वर्षा का पानी है अच्छी गुणवत्ता का, उसको इस्तेमाल करें। पशुपालन के साथ जो गोबर है और जो फसलों के अवशेष हैं या आसपास में जो पौधे हैं उनके खेतों में, घरों में, बिल्कुल। और देखिए पहाड़ों में सर जैसे कहते भी कि देसी गाय बहुत जरूरी होती है प्राकृतिक खेती के लिए, और जो पहाड़ी देसी गाय होती है उसका गोबर हो चाहे गौमूत्र हो, उसमें अपने आप में इतने गुण होते हैं। तो बिल्कुल आप प्राकृतिक खेती के बारे में विचार कर रहे हैं तो जरूर इस दिशा में आप कदम बढ़ाएं पोखरियाल साहब। आइए बात करते हैं डॉक्टर जूली से। डॉक्टर जूली, जैसे कि हमारे एक दर्शक थे जिनका कहना था कि हमारे जो किसान जो फल और सब्जियों का उत्पादन करते हैं, बहुत सारे किसान छोटे और मझोले किसान हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, बहुत ज़मीन नहीं है, तो वो किस तरीके से मूल्य संवर्धन कर सकते हैं फलों और सब्जियों में? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो बहुत छोटे किसान वो अकेले अगर करेंगे तो उनके लिए बहुत, तो यहाँ पे जो भी बताया गया हमारे माननीय ने बहुत के लिए योजनाएं, एक योजना ये भी जिसमें है कि टेस्टिंग क्लस्टर, एक जिसमें जो है 25 फार्म इकट्ठा होके जी जो वो जुड़े
बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर जूली, जैसा कि आप बता रही हैं कि किसान एकत्रित हो, एक संगठन बनाए। डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे किस तरीके से छोटे किसान जो हैं फलों और सब्जियों से जुड़े हुए जो किसान हैं? देखिए, छोटे किसानों की अपनी एक बड़ी अपनी चुनौती होती है, क्योंकि उनका जो उत्पाद की मात्रा होती है वो कम होती है। तो जो डॉक्टर जूली डोगरा जी ने कहा कि किसानों को आपस में संगठित होकर के इस दिशा में काम करें तो ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे, और उसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। सरकार इसके लिए प्रोत्साहन दे रही है, और अभी तो एक नई योजना भारत सरकार लेके आई कि 10,000 किसान उत्पादक संघों का गठन करना है। उसमें किसान भाई अपने छोटे छोटे उत्पाद को अगर आपस में मिलके बड़ी मात्रा तैयार कर लेंगे, जो संभव है, और उस सरकार की जो योजना है एफपीओ के गठन की, उसमें जो वित्तीय सहायता है, उसकी तकनीक को प्राप्त करने के लिए जो मदद है, वो सारी उसके अंदर हो सकती है। सर, एक कॉलर है चंद्र कुमार बघेल हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ से फोन किया है। जी बघेल साहब, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल ये था मैडम, जैसे अभी जो कीटनाशक उपयोग कर रहे हैं जी। हेलो, हाँ जी, बताएं। जैसे हम लोग कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, कीटनाशक वो बहुत पतला आ रहा है। जैसे कुछ भी कीटनाशक वगैरह है, कीट है, पतंगे हैं, वो खत्म नहीं हो पा रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है जिस कीटनाशक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा, ये कहना चाहते हैं? प्रभाव नहीं दिखा रहा है, इसीलिए क्या गौमूत्र को हम लोग उपयोग कर सकते हैं? सर, नाम पूछ सकते हैं कीटनाशक के रूप में? यही सवाल है मैडम जी। बघेल जी, आपका प्रश्न बहुत व्यवहारिक है, और यही हमारा प्राकृतिक खेती का आधार बनता है कि हम रसायनों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, रसायनों के निरंतर इस्तेमाल करने से कीड़ों के अंदर प्रतिरोधक कीटनाशक के प्रति रोधिता का विकास हो रहा है, और किसान को अधिक से अधिक मात्रा में कम फ्रीक्वेंसी के अंतराल पर इनका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो अगर हमको आज ये स्थिति है, अगर और आगे हम इस व्यवस्था को आगे अगर बढ़ाते हैं तो ये हमारे लिए और आगे आने वाले समय में चुनौती बन सकती है। इसलिए समय रहते हमें प्राकृतिक खेती के बारे में सोचना है, अपनाना है, उसको सफलतापूर्वक करना है। और जहाँ तक आपने बात की गौमूत्र की, गौमूत्र का इस्तेमाल बहुत सारे कीट पतंगों के नियंत्रण में किया जा सकता है। तो उसके लिए जो हम कई सारे गाय के मूत्र या उसके घी, दूध आदि से जो उत्पाद तैयार करने के बहुत सारे अवसर मिले हैं, कई सारी उनके उत्पाद बनाए गए हैं और उनको इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है। तो आप उसको इस्तेमाल करके इसके प्रभावों को कम कर सकते हैं। लेकिन उसमें आवश्यक होता है कि आप जब गाय आधारित कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं तो या जैसे अकेले आप बटर मिल्क का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे कीड़ों पे इसका प्रभाव पड़ता है, उनकी संख्या कम होती है। तो ये आप निश्चित रूप से जो आपके आसपास में अगर गौमूत्र आधारित उत्पाद हैं जिनकी आपका विश्वविद्यालय या आपका कृषि विभाग उनकी अनुशंसा करता है, उनकी सिफारिश करता है, तो आप उसको अपना करके कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम कर सकते हैं या घटा सकते हैं या पूर्ण रूप से उससे आप बच सकते हैं। बिल्कुल। तो सर चलिए इसी बात पर हम बात कर ही लेते हैं कि डॉक्टर जूली से पहले एक बार बात कर लेते हैं। डॉक्टर जूली, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी। जी, तो जैसे कि हम फल और सब्जियों के मूल्य संवर्धन की बात करें तो मैम इसमें किस किस तरह के विकल्प हैं किसानों के पास? फलों और सब्जियों में जो आप वर्धन करना चाहते हैं तो आप जो है जेली, स्क्वैश, आपका पिकल वगैरह है, और आज एनिमल प्रोसेसिंग हम कहते हैं कि सब्जी को बिल्कुल थोड़ा सा फ्रेश तरीके से ताज़ा रूप से बड़े बड़े मार्केट में हम सेल करते हैं, वैसे आप कर या आजकल एडिबल कोटिंग का जमाना है कि आप अगर फ्रेश जैसे पूरा एप्पल्स वगैरह आप प्रोसेस करते हैं तो आप उससे क्या करते हैं कि बैग्स वगैरह, जैसे कि शेल्फ लाइफ को लिए बैग्स वगैरह इस्तेमाल करते थे,
अब जो है एडिबल कोटिंग का जिसको एंटी कोटिंग जिनको हम खा भी सकते हैं, जैसे एलोवेरा जेल है आपका, नीम ऑयल के बेस हम जो है वो एडिबल कोटिंग वगैरह का यूज करते हैं। तो इन सब चीजों को भी आप इस्तेमाल करके अपने वो शेल्फ लाइफ। ठीक है मैम, एक कॉलर है गिरीश कुमार पांडे रीवा से कॉल कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से। जी गिरीश जी बताइए क्या सवाल है आपका? रीवा से आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अपना प्रश्न बताएं। मैडम रीवा की बात कर रहा हूँ जी, बताइए। मैडम मेरा सवाल ये है कि हमारे पास आम लगे हुए हैं, कलमी आम जो है सुंदरजा, वो आम के पेड़ जो है ऊपर से उसकी पत्तियां सूख सूख के झड़ रही हैं मैडम। अच्छा जी, ठीक है। तो डॉक्टर जूली आप बता पाएंगी इनके सवाल का जवाब? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही, माफ कीजिएगा डॉक्टर जूली, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ समस्या आ रही है लाइन में। गिरीश जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो आम का किस्म है ये, इसकी उम्र कितनी है आम के पौधे की? उम्र है सर 3 वर्ष हो गई। 3 वर्ष है। आपने अपने खेत की मिट्टी और पानी की जांच कराई थी? जी सर, जांच तो नहीं करवाई थी। पानी कैसा है आपका, खारा है? नहीं सर, खारा तो नहीं है पानी, पानी सही है। तो मैं दो बात, दांत पक जाती है, उसमें साबुन में झाग नहीं आता है, जाला उसमें नहीं है, तो खारापन नहीं है। नहीं, अगर झाग नहीं बन रहा है तो यही तो बात बता रहा है ये अगर साबुन जब आप इस्तेमाल करते हैं झाग नहीं बनता है तो समझिए कि आपके पानी में खारापन है। मैं इसी बात को आपको समझाना चाहता हूँ। अब तो आपने आम का बाग लगा दिया, पहले तो आप अपने पानी की जांच करिए। जो पानी आप बागान में इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर क्लोराइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स निश्चित रूप से होंगे। आपको पानी के स्रोत को बदलना होगा। दूसरा, जो ऊपर से जो पौधे काले बन रहे हैं, आपके पौधे निश्चित रूप से एक ऐसे स्रोत से लिए गए होंगे, मैं मानता हूं कि जिनका बहुत अच्छे तरीके से संवर्धन या प्रमाणीकृत तरीके से उनका संवर्धन नहीं किया गया है। लेकिन आप उससे घबराइए नहीं, आप उसके ऊपर के जो हिस्से हैं उनको हटा करके आप उस पर साफ एक फफूंदनाशी आता है जिसके अंदर कार्बेंडिजिम होता है और बाविस्टिन होता है, बाविस्टिन और डाइथेन M45 होता है। इसका छिड़काव आप उस पर कर सकते हैं। और आप अपने पानी का जरूर आप जांच कराएं, मिट्टी की भी जांच करा लें भले ही, क्योंकि ये लक्षण उन्हीं परिस्थितियों में आते हैं जब आप का पानी खारा हो, क्योंकि इसके लक्षण अक्टूबर में या नवंबर में दिखाई देते हैं या मई में और जून में दिखाई देते हैं। आगे आने वाले समय में इसके लक्षण अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये लक्षण है इसी बात के कि आपके क्लोराइड बाइकार्बोनेट्स के पानी होने के कारण आपकी ऊपर की जो पत्तियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं, मर जाती हैं, क्योंकि नमक उसमें अपने आप ऊपर जमा हो जाता है। तो ये उसका प्रमुख कारण है और यही आपको करना होगा। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, अभी भी समय बाकी है। अगर आपके भी कोई सवाल है तो जरूर हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कॉल करें। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था।
पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, राम प्रकाश जी हैं करनाल से हमारे साथ फोन लाइन पर। बताइए राम प्रकाश जी, सवाल क्या है आपका? मेरे ये सवाल है जी, जैसे नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो नमस्कार जी जी नमस्कार। ये जो प्राकृतिक कीटनाशक हम ये कैसे तैयार करेंगे? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका, इस पर हम आने वाले थे। जैसे सुंडी मैंने ब्रोकली लगाई हुई है। हाँ हाँ ठीक है सर, अब हम इसी पे बात कर लेते हैं जो हम जीवामृत वगैरह की बात करते हैं कि और कीटनाशक जो। जी जी हम बिल्कुल सुन रहे हैं राम प्रकाश जी, आपके सवाल का जवाब ही दे रहे हैं। प्राकृतिक तरीके से कैसे कीटनाशक तैयार करें? देखिए राम प्रकाश जी, आपका जो प्रश्न है बहुत ही व्यवहारिक बात है कि जब फसल उत्पादन करेंगे तो उसमें कीड़े बीमारियां अवश्य आएंगी, पौधों को पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होगी, खरपतवार भी आएंगे। पहले तो मैं आपको इस विषय के तैयार करने से पहले बताने का चाहूँगा कि आपके बिल्कुल कुरुक्षेत्र में ही आचार्य देवव्रत जी का प्राकृतिक खेती का बड़ा केंद्र है और वो काफ़ी बड़ी मात्रा में इसमें किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, प्रदर्शन करवा रहे हैं। तो आप वहाँ पे आप जाइए और वो गाय आधारित जो कीटनाशक हैं उनको तैयार करने की जो विधि है उसको प्रशिक्षित करते हैं किसानों को। तो एक तो आप वो आप ले लें, ट्रेनिंग लेकर के फिर आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा नियंत्रण के लिए आप NSK बोलते हैं हम, NSK 5% का, नीम की जो पकी हुई निम्बोली होती हैं उनको 5 किलो निम्बोली को लेकर के 100 लीटर पानी में डाल देते हैं और उसको 8 से 10 दिन या 15 दिन तक रखते हैं। फिर उसको घुमाते रहते हैं क्लॉकवाइज और उसके बाद उसको फिर छान करके उसको इस्तेमाल में लाते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि जब पौधे जैसे आपके लौकी, तुरई, जे बेल वाली सब्जियां हम लगाते हैं, पौधे छोटे तो उसमें लालड़ी का आक्रमण होता है, तो हम कहते हैं कि उसमें राख का इस्तेमाल आप करिए, या उसके अंदर आप दूसरे जो चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, नीम के पत्तों का जो पाउडर है उसका है, या आख का एक्सट्रैक्ट है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आज उपलब्ध हैं जिस पे कार्य हो रहा है इस दिशा में कि किस प्रकार से हम प्राकृतिक खेती में कीटनाशकों के क्या विकल्प हो सकते हैं। गाय आधारित उत्पाद उसका एक विकल्प हो सकते हैं, या हमारा आख है, भांग है, धतूरा है, तुलसी है, इनका गाय के उत्पादों के साथ मिलाकर के इस दिशा में अभी काफ़ी कार्य हो रहे हैं। और इसमें जो आपके मैंने बताया कि आचार्य देवव्रत जी का जो प्राकृतिक खेती केंद्र है, आप उसके ऊपर जा कर के देख सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और वहाँ पे या आपका जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का केंद्र है उचानी में, वहाँ भी जा सकते हैं। आपको वहाँ से भी इसके बारे में जानकारी उपलब्ध हो सकती है। बिल्कुल। और देखिए, आप दूरदर्शन किसान नियमित देखते रहें, आपको ये सभी जानकारियां हमारे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से मिलती रहेगी। और हमारा मकसद भी रहता है कि किसानों को जिस भी तरह की समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में हम बता सकें, नई नई जानकारियां दे सकें। तो बस आप डीडी किसान देखें, बहुत सारी चीज़ें आप जान पाएंगे। एक कॉलर है, आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ राम मोती जी हैं, आइए बात करें। राम मोती जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है? माफ कीजिएगा, रामवती जी हैं जी। मैं यहाँ पे सागर में, मतलब सागर जिले में जन्म से मशरूम की प्राकृतिक खेती भी करना चाहती हूँ, उसकी ट्रेनिंग भी चाहती हूँ।
तो फिर मेरी मतलब व्यवस्था कहाँ होगी और कैसे करें? बहुत अच्छी बात है मशरूम। मशरूम की प्राकृतिक खेती करें। रामवती जी, बहुत अच्छा आपका सोच है और ये एक सफल सोच होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, सागर में जो केवी के कृषि विज्ञान केंद्र है सागर का, आप उस पर संपर्क करिए। वहाँ पे आपको मशरूम की खेती के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी और इसको आप सुगमता से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान इसको व्यावसायिक स्तर पे एक अल्टरनेटिव इनकम बढ़ाने के तरीके के रूप में, आप हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हमारे किसान सोनीपत से लेके करनाल के बीच में हजारों हजार किसान इसको अपनाते हैं। आप भी इसको कर सकती हैं और इसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना होगा कि आप बटन मशरूम पैदा करेंगी या ढींगरी मशरूम करेंगी या उसको फ्रेश उत्पादन करेंगी, बेचेंगी, बहुत सारी। और ये छोटे किसान या फिर जिनके पास भूमि नहीं, भूमिहीन किसान है, खासतौर पर महिलाएं हम देख रहे हैं कि मशरूम की खेती के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। और देखिए, अच्छी बात ये भी है कि सागर अपने आप में एक बड़ा जिला है, सागर जिला। और मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक हमारी महिलाएं आगे नहीं आएंगी, ये हमारी जो मुहिम है ये आगे तभी बढ़ेगी जब महिलाएं आगे आएंगी। और प्राकृतिक खेती जब मशरूम की आप करना चाहते हैं तो मशरूम को आप निश्चित रूप से, छोटा किसान हो चाहे भूमिहीन किसान है, वो जमीन लेकर के, लीज पर लेकर के, ठेके पर लेकर के अपनी आकृति बना सकता है, लेकिन उससे पहले आपको उसका प्रशिक्षण लेना होगा और वो केवी के ऊपर मिल जाएगा। सागर का जो केवी के है। डॉक्टर जूली, आप भी इन्हें कुछ जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर ये मशरूम की खेती प्राकृतिक खेती करती हैं तो उसके साथ साथ अगर ये जो है उसका प्रसंस्करण पाउडर भी बनता है, भी करें तो इनका मुनाफा जो है वो 4 गुना हो जाएगा। मशरूम जो ऐसे वो 100-120 रुपए किलो बेचेंगी और अगर वो उसका अचार बनाती हैं तो वो 400 रुपए या ड्राई करके बड़ियों में डालती हैं, सूप पाउडर वगैरह बनाती हैं, तो इनकी आमदनी जो है वो 4 गुना भी हो सकती है। तो ये मैं कहूंगी कि केवीकेएस के पास जो है पूरे ऐसे वैज्ञानिक भी होते हैं कि जो उनको खेती के साथ साथ जो है वो उनको इसके मूल्यवर्धन के बारे में ट्रेनिंग जरूर देते हैं। बिल्कुल। और अब मशरूम की खेती में तो वैसे भी बहुत संभावनाएं हैं और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें मशरूम की खपत की, तो खपत जितनी है अभी भी उस हिसाब से हम आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल, अगर आपने रामवती जी ये निश्चय किया है और ये सोच आपके मन में आई है तो अब आगे बढ़ें और इच्छा शक्ति अपनी बनाए रखें, ज़रूर आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं। चलो प्राकृतिक खेती पर बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने प्राकृतिक तरीके से कैसे कीटनाशक तैयार की जाए, पोषक तत्वों के बारे में भी बात कर ली, लेकिन कहते हैं कि प्राकृतिक खेती में देसी गाय जो एक कह सकते हैं धुरी है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो खेती है, खेती पशुओं के साथ जुड़ा हुआ एक आयाम होना चाहिए और जब तक पशु इसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो हम प्राकृतिक खेती को सफल नहीं बना सकते। चाहे छोटा किसान हो, मझोला किसान हो, हमारे देश में तो 85% किसान तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं और ऐसे किसान जब तक स्वावलंबी नहीं बनेंगे, आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, तब तक हमारा देश कृषि के क्षेत्र में या आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। तो पशुपालन करना जरूरी है। उसमें हमारी स्थानीय नस्ल हो सकती हैं पशु की, हमारी भारतीय गाय, इतनी विविधता हमारे देश में गाय की है, चाहे हरियाणा नस्ल हो, चाहे साहिवाल नस्ल हो, चाहे हमारी गंगा तीरी नस्ल हो, इतनी सारी नस्लों की विभिन्नता है। और सारी जो गायें हैं हमारे देश में, गऊ को माता का स्थान इसलिए दिया गया है क्योंकि उससे पैदा होने वाले उत्पाद, उससे जो पैदा होने वाले गाय बछड़े हमारे खेती के एक प्रतिपूरक थे। और ये अगर हमको प्राकृतिक खेती करना है तो गाय को निश्चित रूप से अपनाना होगा, पशु को अपनाना होगा। गाय उसमें महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि गाय के ऊपर बहुत सारे अनुसंधान हो रहे हैं, उसके उत्पादों के बारे में। हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे वेदों के अंदर इसकी व्याख्या भी की गई है और ये बहुत सार्थक है। और इसे खेती में, प्राकृतिक खेती में पशुपालन का समेकित इस्तेमाल
होगा तो उससे हमको गोबर मिलेगा, हमको उससे मूत्र मिलेगा, उससे दूध मिलेगा, घी मिलेगा, दही मिलेगा। तो ये सारे मिलकर के नए उत्पाद बनाने की दिशा में काम होगा। तो गऊ की भूमिका प्राकृतिक खेती में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ हमने दूसरे पशुओं को भी नकार नहीं सकते। उनकी भी उपयोगिता है, क्योंकि हमको प्राकृतिक खेती करने के लिए गोबर की खाद चाहिए। गोबर की खाद को हमें अकेले इस्तेमाल करने के लिए या उसको कंपोस्टिंग करने के लिए, फसलों के दूसरे अवशेष हैं, पेड़ पौधों के अवशेष हैं, कंपोस्टिंग करना है, या पत्तियों का गोबर के साथ मिलाकर के पत्तियों की खाद बनानी है। बहुत सारी ऑप्शंस इसके माध्यम से उपलब्ध होती हैं। इसलिए प्राकृतिक खेती में गाय का होना, पशुओं का होना और पशुओं की विभिन्न प्रकार की जो नस्लें हैं उनका, या अपनी जो अलग अलग किस्म के पशु हैं, भेड़ बकरी हैं, गाय भैंस हैं, सबकी उपयोगिता है। हाँ, गाय की उपयोगिता अन्य पशुओं की अपेक्षा अधिक है, तो हमें इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और इसको हम बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती में इसकी उपयोगिता होगी और इसकी सार्थकता होगी। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ ही हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगा। अभी भी थोड़ा सा समय बाकी है। अगर आप अभी भी सोच विचार में हैं कि कॉल करें कि ना करें, तो ज़रूर कॉल करें। लेंगे आपका सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात करें प्राकृतिक खेती और साथ ही फलों और सब्जियों में मूल्य संवर्धन की। और हमारे साथ डॉक्टर जूली लगातार बनी हुई। डॉक्टर जूली, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। जी डॉक्टर जूली, आप मूल्य संवर्धन में प्रसंस्करण के बारे में बता रही थी, और ऐसे में फलों की पहले हम बात कर लेते हैं। किस किस प्रकार से इसका प्रसंस्करण किया जा सकता है और क्या इसके छोटे स्टार्टअप्स वगैरह भी लगाए जा सकते हैं? फलों में अगर हम बात करते हैं, फलों का जो है, आप जो है अगर मतलब रस की साइड तो आप इसका जूस बना सकते हैं, नेक्टर बना सकते हैं, स्क्वैश बना सकते हैं। और अगर आप देखें तो आप चीनी का इस्तेमाल करके जैम बना सकते हैं, जेली बना सकते हैं। आप जो है फ्रूट की कैंडी बना सकते हैं। और आजकल जो है फ्रूट के पाउडर भी बना सकते हैं कि आप फलों का जो है पहले गूदा निकालें, गूदा निकालने के बाद उसको सुखा करके जो है आप जो है 100% नेचुरल जो कहते हैं बिल्कुल तो नॉर्मल फ्रेश फ्रूट होता है उसकी तरह जो है वो जूस का पाउडर बना के आप
भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जो है फलों का इस्तेमाल जो है, जितनी कि आपकी आइसक्रीम्स होती हैं या आपके जितने भी बेकरी के में भी इस्तेमाल होता है। और अब जो है आप जो है इसको जो है ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन हम ये कहते हैं। ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन है कि आप फल और उसमें जैसे अगर कोई फल है जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कई तरह के विकल्प हैं फलों के। अगर प्रसंस्करण की बात करें, आप जैसे बता रही कैंडी बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं और इनकी अब बाजार में लगातार मांग भी बढ़ रही है। एक कॉलर है हमारे साथ, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो। यस मैडम। जी नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? आई एम फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स विथ व्हाइट बग इन हिबिस्कस। व्हाइट बग इन हिबिस्कस, जवा फूल जो होता है। ओके ओके। तो इसका क्या रेमेडी है, ये मेहरबानी जरा बताएं। जी सर। सुब्रतो चौधरी साहब, आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो कीड़ा है, एक तो ये बहुत पॉलीफेगस कीड़ा हो गया। ये गुड़हल के अलावा जो भी इसको मिलेगा उसको खाता है। आपको अगर इसका वास्तव में नियंत्रण करना है तो हम दो बात बताना चाहूँगा। पहले तो आपको निगरानी करना होगा कि इसके पौधे, जब मीलीबग के जो निम्फ होते हैं या इसके जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनको उसी अवस्था पे नियंत्रित करना है। जब ये ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तब इसको नियंत्रित करना मुश्किल होता है। अगर आपके गुड़हल के पौधे में 2, 4 या 6 टहनियों में ये अक्सर जो है ना, ऊपर की जो नरम शाखाएं होती हैं उनको प्रभावित करता है, उनको काट दीजिए। काट करके उसको ज़मीन में गाड़ दीजिए, पहला काम। दूसरा, फिर आप उसको पानी से धुलाई करिए। तेज प्रेशर बन के जो छोटे छोटे उसके सफ़ेद अंडे हैं, निम्फ हैं, वो सब नीचे गिर जाएंगे। उसके बाद आप उस पर किसी भी नीम का जो ये तेल है उसका छिड़काव आप कर सकते हैं। ये एक व्यावहारिक तरीका है जिसको आप अपना सकते हैं और गुड़हल के ऊपर लगने वाले इस कीड़े को नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर जूली, आप मुझे सुन पा रही हैं? अब फलों के बारे में बात कर ली हमने, अब सब्जियों के बारे में भी जानना चाहेंगे कि किस किस तरीके से इसका प्रसंस्करण किया जा सकता है, कौन कौन से विकल्प है हमारे किसानों के पास? देखिए, किसानों के लिए सबसे अच्छा विकल्प तो यही है कि वो जो है सब्जियों को जो है, जैसे हम कहते हैं ऑक्सीजन सब्जियों का जो है चलन है, तो सब्जियों को सुखा के अच्छे से जो है वो पैक करके जो है अपने आसपास के बाजार में बेच सकते हैं। या उस फलों जो सब्जियां हैं उनका आप अचार बना सकते हैं। या जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मिनिमल प्रोसेसिंग जो है, ये बहुत बड़ा चलन आ गया है आज के समय में, जहाँ की औरतों के पास वक्त नहीं है कि वो सब्जी को काट सकें या उनको संभाल के रख सकें। तो मिनिमल प्रोसेसिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें जो है सब्जी, जैसे आपके मटर हैं, छिले हुए मटर अगर आप, या आपका साग है, पत्ते, हरी पत्ते वाली सब्जी है, साफ करके आपको पत्ते निकाल के जो है छोटे छोटे पैक में अगर आप जो है बेचते हैं तो इससे जो है आमदनी बढ़ती है और लोगों को जो है वो फायदा मिलता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जूली, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद। डॉक्टर तोमर, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारा प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ था विषय, उसके बारे में? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल करना है तो हमें अपने आहार को बेहतर बनाना है, वातावरण को बेहतर बनाना है, मृदा के स्वास्थ्य को बनाना है। सतत उत्पादकता प्राप्त करने के लिए हमें मृदा के स्वास्थ्य के ऊपर जोर देना होगा और प्राकृतिक खेती उसका एक माध्यम बन सकती है, जिसके माध्यम से हम जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, खरपतवारनाशी हैं या और जो रसायन हम इस्तेमाल करते हैं, उनके इस्तेमाल को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं या शून्य स्थिति ला सकते हैं, और ये संभव है। ठीक है, अभी हमारी शुरुआत है और हम इस दिशा में अगर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारा विश्वास है कि हम इसमें निश्चित रूप से सफल होंगे और भारत अपनी बढ़ती हुई आबादी को पर्याप्त मात्रा में बेहतर गुणवत्ता के फल, सब्जियां, तेल, दलहन, तिलहन सब
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराने में सफल एवं सक्षम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तोमर, आपका भी। आपने भी प्राकृतिक खेती पर इतने विस्तार से चर्चा की और बहुत सारे हमारे किसान थे जिन्होंने अपना काफ़ी उत्साह भी दिखाया प्राकृतिक खेती के प्रति, तो उनके भी सवालों के आपने जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हेलो किसान में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का विषय क्या होगा आइए डालते हैं नजर। कल का हमारा विषय पशुपालन अवसंरचना विकास निधि और साथ ही बकरी की दुधारू नस्लें एवं उनकी उपयोगिता, कल का ये हमारा विषय है। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hellokisan2015@gmail.com। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी हेलो किसान को संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर हम आपके लिए उपलब्ध हैं। हेलो किसान DD लाइव ये हमारा फेसबुक आईडी है, वहीं hello.kisan ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। हेलो किसान DD ये हमारा आप देख सकते हैं ट्विटर आईडी है। तो आप ज़रूर हमें अपने सवाल बताएं। और ये हमारा कॉल सेंटर नंबर है 1800-1130-60, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आप इस नंबर पर कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और अब आपको बताते हैं कैसे आप ये हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन कीजिए और देखिए हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती और फल और सब्जियों के मूल्य संवर्धन से जुड़ी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, इनसे हमारे किसानों को और आपको जरूर लाभ होगा। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।